अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर हम अभी तक हमने जो भी प्रोबेबिलिटीज़ पढ़ी हैं अब हम उसको एक्सटेंड करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से किसी भी रैंडम नंबर्स की हम मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्ट्रीब्यूशंस बनाते हैं और फिर वो किस किस तरीके से हमें हेल्प आउट करती हैं किसी भी इवेंट के चांसेस को मैयर करने के लिए। अभी तक हमने जो भी केसेस देखे थे वो उस किस्म के केसेस थे जिसमें आपके लिए मैनुअली या बेसिक के कॉन्सेप्ट के तहत उसको सॉल्व करना पॉसिबल था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम स्टैटिस्टिक्स की बेसिक्स पढ़ रहे थे तो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ा था और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस का बेसिक आइडिया यही था कि हम ये देख रहे थे कि किसी भी इवेंट के जो अकर होने के चांसेस थे वो उसकी फ्रीक्वेंसी थी। इसका मतलब है अगर हम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर इसको एक्सटेंड करें सो वी कैन सिंपली से दैट probability distributions are related to frequency distribution. In fact, we can think of probability distribution as a theoretical frequency distribution. It's mean if in a frequency distribution, instead of mentioning frequency, if we mention the probability of occurring a event, then it will be considered as a probability distribution. अगर आप इसको एक टेबल के अंदर देखें तो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स फ्रॉम टू टॉसेज ऑफ अ फेयर कॉइन। अगर आप दो फेयर कॉइन को दो दफ़ा टॉस करें तो चांसेस क्या है कि पहले टॉस पे टेल आ जाए, दूसरे पे भी टेल आ जाए। एक चांस ये है कि पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए। तीसरा चांस ये है कि दोनों पे हेड आ जाए। चौथा चांस ये है कि पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए। तो अगर फ़र्ज़ करें मैं अगर चांसेस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ टेल्स कितने आएंगे, तो आप देखें क्या सिचुएशन बनती है। पहली सिचुएशन बनती है दोनों पे टेल आ गए, फिर सिचुएशन बनी एक पे टेल आया, फिर सिचुएशन बनी किसी पे टेल नहीं आया, फिर सिचुएशन बनी एक पे टेल आया। तो जैसे कि आपको पता है कि दी चांसेस ऑफ हैविंग अ हेड और टेल इज़ 1/2 मीन्स 0.5। तो अगर वही वाला कॉन्सेप्ट में इंडिपेंडेंट इवेंट की के कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए अप्लाई करूं तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इट विल बी इक्वल टू 0.25 एंड इन दिस वे the ultimate total frequency of having all outcomes will be 1, जो कि हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के बराबर ही होती है। इसी तरीके से मैं अगर इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल को मजीद एक्सटेंड करूँ, मैं कहूँ कि अनदर एग्जाम्पल कैन बी एज फॉलोज कि अगर एक पॉलिटिकल कैंडिडेट एक लोकल सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा है और उसने जो वर्कआउट किया है उसने कहा है कि देयर कैन बी ओनली 4 केसेस कि या तो उसको 1000 वोट मिलेंगे या 2000 वोट मिलेंगे या 3000 वोट मिलेंगे या 4000 वोट मिलेंगे एंड दी चांसेस ऑफ हैविंग 1000 वोट इज 0.1 मीन्स 10%, having 2000 vote is 0.3 means 30%, having 3000 vote is 0.4 having 40%, and 4000 vote is 0.2 means 20%. now this is the probability. अब ये जो probability है ये बेस कर सकती है उसकी सब्जेक्टिव जजमेंट के ऊपर, ये बेस कर सकती है उसने अगर कुछ सर्वे वगैरह कराया हो, ठीक है, कोई भी वजह हो सकती है। बट दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कि आपने बिल्कुल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बस इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी आपने उसको आपने चांसेस ऑफ अकरेंस को शामिल कर दिया। तो इसी कॉन्सेप्ट के तहत मैं अगर इसको डिफाइन करूं तो मैं ये कहूँगा कि अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिस्टिंग ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ओके, वेयर एज a probability distribution is a listing of probabilities of all possible outcomes that could result if experiment were done. अच्छा, अभी आपने देख लिया कि probability distributions की कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो अभी हमने जो देखा उसी के मुताबिक अगर हम देखें तो सबसे पहली कंडीशन ज़ाहिर यही होगी कि इवेंट मस्ट बी अ रैंडम नंबर, ठीक है। इवेंट जो है वो हर हालत में कोई रैंडम नंबर होगा। दूसरा ये है कि probability of having an event would be equal to 0 or more than 1. It's mean it cannot be minus. And third point is कि जब आप सारी की सारी probabilities को जमा करेंगे the answer would always be equal to 1. So the summation of all probabilities is 100% chances हो सकते हैं। So these are 3 conditions of a probability distributions. अब अगर मैं probability distributions की types define करूँ तो probability distributions are normally defined as 2 types. One is called a discrete
probability distributions. Second is called continuous probability distributions. What is the difference between discrete and continuous? If I define first of all discrete variable and continuous variables, so I will simply say that discrete variable means वो तमाम वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू हमेशा लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज़ के अंदर लाई करेगी, या मैं उसको यूं कहूं कि वो हमेशा होल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करेगी। मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ किड्स इन अ फैमिली 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, इट कैन नॉट बी 2.5। सिमिलरली नंबर ऑफ चेयर्स इन अ क्लासरूम, there can be 100 chairs, there can be 50 chairs, it is not possible to have a chairs of 2.5। okay, so this type of variables की जब हम distributions बनाते हैं, those are called discrete probability distributions। इसके मुकाबले में दूसरा जो टाइप है that is called continuous distributions। continuous distributions में हमारे जो variables हैं those are continuous variable and they can take as many values as possible। for example, अगर हम देखना चाहें कि जी बारिश में कितने मिलीमीटर्स बारिश हुई है, तो इट कैन बी 2.5 मिलीमीटर, इट कैन बी 4.6 मिलीलीटर वगैरह वगैरह, जो भी इसकी रिस्पेक्टिव यूनिट्स होते हैं। तो आप उसको मुख्तलिफ जितना आप डिफ़ाइन करना चाहें उतना आप डिफ़ाइन कर सकेंगे। अगर मैं कहूँ कि 1 और 2 के दरमियान कितने नंबर्स होते हैं, तो आपको पता है कि 1 और 2 के दरमियान देर आर इनफाइनाइट नंबर्स। there is 1.5, there is 1.555, there is 1.565, 152, there are as many numbers as possible। तो इस किस्म की जो वेरिएबल्स हैं those are called continuous variables, और इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशंस बनती हैं उनको फिर हम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर we cannot list all the possible values because it can take as many values as possible। ओके, जब हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात की थी तो सबसे पहली जो हमने चीज़ की बात की थी वो क्या था? सबसे पहली चीज़ की हमने जो बात की वही चीज़ ये थी कि हमने ये कहा कि x नीड टू बी अ रैंडम वेरिएबल। नाउ व्हाट इज मेंट बाय रैंडम वेरिएबल? अ वेरिएबल इज रैंडम। A variable is random if it takes on different values as a result of outcome of a random experiment। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जो पॉसिबल आउटकम है वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो हम उसको कहेंगे कि इट्स अ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल कैन बी डिस्क्रीट और कैन बी कंटिन्यूस। मिसाल के तौर पर मैं अगर एक कॉइन ही टॉस करता हूँ, इट कैन बी हेड, इट कैन बी टेल, सो इट्स अ रैंडम वेरिएबल। मैं एक डाइस टॉस थ्रो करता हूँ, देयर कैन बी 1 2 3 4 5 6, सो इट्स दीज आर ऑल रैंडम वेरिएबल्स। स्टैटिस्टिक्स में हमारे सामने एक जो बड़ा मेजर मसला रहा है वो नॉर्मली रहा है कि किसी भी रैंडम वेरिएबल्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे मालूम करनी है। ठीक, आपने नॉर्मल देखा होगा कि हम इसी किस्म की चीज़ों को फिर बाकी जगहों पे भी अप्लाई करते हैं। जब आप किसी इन्वेस्टमेंट के केस में देख रहे होते हैं कि जी वो कहते हैं कि जी अगर आप PCL में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा होने के इतने चांसेस हैं, तो वो वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं? वो सारी वैल्यूज़ एक्सपेक्टेड वैल्यूज से आती हैं। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया इन स्टैटिस्टिक्स, जो कि हम किसी भी रैंडम वेरिएबल के अक्कर होने के चांसेस को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसके साथ साथ हम इसको इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में और बाकी तमाम जगहों पे इसको बहुत हैवीली इस्तेमाल करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू की कॉन्सेप्ट। तो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू असल में क्या चीज़ है। एक्सपेक्टेड वैल्यू को समझने के लिए अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल देखूं कि फ़र्ज़ करें कि यू टॉस अ कॉइन 10 टाइम्स। अगर आपने 10 दफ़ा एक कॉइन को टॉस किया और 7 टाइम्स आपका हेड आ गया, इट्स मीन 3 टाइम्स टेल आ गए। अब हमारे पास जो नॉर्मली हम जिस तरीके से इसको वर्कआउट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी हेड आने के चांसेस 1/2 हैं और टेल आने की चांसेस भी 1/2 हैं। इसका मतलब है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम 10 टाइम्स एक कॉइन को टॉस करेंगे तो वो 5 टाइम्स टेल आएगा और 5 टाइम्स हेड आएगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हुआ कि 7 टाइम्स हेड आ गया और 3 टाइम्स टेल आ गया। इट्स क्वाइट स्ट्रेंज। नाउ लेट्स सपोज आपने अपने एक दोस्त से कहा कि यार इसको 15 दफ़ा मज़ीद टॉस करो कॉइन को। उसने 15 दफ़ा मज़ीद टॉस किया और हुआ ये कि उसके पास भी सिचुएशन कुछ इस तरीके से आ गई
कि लेट्स सपोज उसने अगर 20 टाइम्स किया, तो अब हुआ ये कि उसके 15 हेड्स आ गए और 5 टेल्स आ गए। तो इस सिचुएशन में हुआ ये कि टोटल 22 हेड्स हो गए और 8 टेल्स हो गए आउट ऑफ 30 टॉसेस। ये यहाँ पे 20 टाइम्स की बात हो रही है, मिस्टेकनली लिखा गया है 15। सो अब सिचुएशन क्या हुई कि आउट ऑफ 30 22 हेड्स आ गए, ठीक है ना। अच्छा, अब लेट्स सपोज आपने मजीद इसको 1000 टाइम्स किया, उसमें देर आर चांसेस कि माइट बी कि आउट ऑफ 1792 हेड्स आ जाए और 208 टेल्स आ जाए। हालांकि हम अगेन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी 500 टाइम्स हेड एंड 500 टाइम टेल्स। अच्छा, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली ऐसा होता है कि जैसे जैसे आप अपना टॉसेस को बढ़ा रहे होते हैं या नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स को बढ़ा रहे होते हैं, तो देयर इज़ अ लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स जो कि हमें ये बताता है कि जैसे 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 आपका एन इंक्रीज़ होता है, वैसे वैसे आपके जो चांसेस हैं और जो एक्सपेक्टेड जो उसकी वैल्यूज़ हैं वो उसकी रियल वैल्यूज़ की तरफ मूव कर रही होती हैं। इसका मतलब है कि जब आप 1000 कॉइन टॉस करेंगे तो देर आर वेरी सीरियस चांसेस कि आप 500 हेड्स और 500 टेल्स की तरफ मूव कर रहे होंगे। अगर 1000 में नहीं हुआ तो हो सकता है 2000 में ये चीज़ हो जाए, 3000 में ये वाली चीज़ हो जाए। दिस हाउ इट वर्क्स। हाउएवर द आइडिया ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास इस्तेमाल होता है हर लिहाज से। मिसाल के तौर पर मैं इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। लेट्स सपोज देयर इज अ पर्सन हुज नेम इज धर्मिंदर सयानी who frequently invites stock market, carefully studies and potential investment, any potential investment. He is currently examining the possibility of investing in Trinity Power Company. Through studying past performance, Dharmendra has broken the potential results into 5 possible outcomes. ठीक है, उसने पास का सारा रिकॉर्ड देखा और उसने कहा कि देयर कैन बी 5 चांसेस। और वो चांसेस क्या है, वो कह रहा है वो जो चांसेस हैं, देयर आर एनुअल रिटर्न्स ऑफ on a single share of stock that currently cost $150। अब हमें मालूम क्या करना है, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न फॉर इन्वेस्टिंग इन अ सिंगल शेयर ऑफ ट्रिनिटी पावर। हम मालूम करना चाह रहे हैं कि अगर वो $150 को इन्वेस्ट करे तो एक्सपेक्टेडली उसका जो रिटर्न की एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो क्या होगी अगर वो $1 के एक शेयर के अंदर इन्वेस्ट करे, जो कि शेयर इस वक्त $150 का है। आप अगर देखें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का तरीक़ाकार क्या बताया हुआ है, वो हमें बताया हुआ है कि टू ऑब्टेन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वी मल्टीप्लाई ईच वैल्यू बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दैट वैल्यू। यानी कि हम वैल्यू को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद उन सारे प्रोडक्ट्स का सम ले लेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाती है। अब हम इस सवाल को अगर देखें जिसमें हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, अब आप देखें सिचुएशन क्या है। उसने जो 5 ऑप्शन चूज़ किए हैं वो 5 ऑप्शन वो ये हैं कि उसके पास चांसेस ये हैं कि उसे कोई रिटर्न नहीं होगा, 0% रिटर्न, उसे 10% रिटर्न होगा, उसे 15% रिटर्न होगा, 25% रिटर्न होगा या 50% रिटर्न होगा। ये उसने 5 चांसेस चूज कर लिए हैं। अच्छा, अब 0% रिटर्न होने के चांसेस कितने हैं, 20%, 0.2। 10% प्रॉफिट होने के चांसेस कितने हैं, 25%। 15% चांसेस 15% प्रॉफिट होने के चांसेस कितने हैं, 30%। 25% प्रॉफिट होने के चांसेस कितने हैं, 15%। एंड 50% प्रॉफिट होने के चांसेस कितने हैं, 10%। यानी कि these are the random variables and these are the chances of occurring those random variable। तो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या लिखा था, वी नीड टू मल्टीप्लाई द वैल्यूज बाय द प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब है मैं अगर उसकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूं, अब आप देखें सिचुएशन क्या बनती है। सिचुएशन इसकी कुछ इस तरीके से बन जाती है कि ये मैंने लिखे हुए हैं उसके रिटर्न्स और ये उसके रिटर्न लिखे हुए हैं और ये चांसेस ऑफ अकरिंग दोज रिटर्न्स हैं। तो मैंने किया क्या, मैंने इसको सिंपली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास हर एक की अपनी अपनी वैल्यू आ गई, ठीक है। और इन सब को जब मैंने जमा किया तो ये 15.75%, दिस इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। इस सिचुएशन में वो ये कह रहा है कि मेरे पास चांसेस ये हैं कि मुझे 15.75% रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है।
अब आप अगर देखें, अगर हम दोबारा सवाल पे जाएं तो वो कहता है कि इफ़ धर्मेंद्रा परचेज स्टॉक्स वेन एवर एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्सीड्स 10%। धर्मेंद्रा का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी एक्सपेक्टेड रिटर्न किसी भी केस का 10% से ऊपर होता है तो वो उस परचेज को खरीद लेता है। अब वो बताएं कि क्या वो स्टॉक को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तो ज़ाहिर सी बात है, जब उसने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी वो अप्रॉक्सीमेटली 15.75% रिटर्न आ गई है, जो कि 10% से ऊपर है। इसलिए वो करेगा ये कि वो स्टॉक्स को खरीद लेगा अल्टीमेटली। ठीक है। सो दिस इज द आइडिया ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। अच्छा, इस एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल ये जो आपकी जो किताब है लेवन एंड रूबिन्स की, जो कि मैंने आपको दी हुई है, उसमें बड़े अच्छे तरीके से मेंशन हुई है। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक क्वेश्चन मौजूद है। इस क्वेश्चन के अंदर केस कुछ ऐसा है कि इट्स अ केस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल होलसेलर। ये एक सब्ज़ी फरोश जो कि फ्रूट भी बेचता है, उसका केस है, जो कि स्ट्रॉबेरीज बेचता है। ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रॉबेरी के साथ मसला ये है कि इसकी बड़ी छोटी लाइफ होती है। अगर इसे ऑन द डे ऑफ डिलीवरी नहीं बेचा जाए तो वो ख़राब होगी, ज़ाया हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि जब वो स्ट्रॉबेरी ख़रीदता है तो वो कह रहा है कि उसको स्ट्रॉबेरी $20 की पड़ती है। ठीक है। 1 केस ऑफ स्ट्रॉबेरी इज़ $20। और होल सेलर जो है जब वो उसको बेचता है तो उसको $50 उसको बेचता है। ठीक है। $20 का ख़रीदता है, $50 का बेचता है। अब होल सेलर को ज़ाहिर है एग्जैक्ट नहीं पता कि एक दिन में कितने कस्टमर जो हैं वो उससे स्ट्रॉबेरी के केसेस ख़रीदेंगे। लेकिन खैर उसने जब पास्ट रिकॉर्ड निकाला तो उसके पास कुछ ना कुछ सिचुएशन आ गई, और वो सिचुएशन कुछ इस तरीके से आई कि उसे ये पता चला कि पिछले सालों में या पिछले 100 दिन के अंदर अंदर ऐसा हुआ है कि 15 दिन ऐसे हुए कि उसने 10 केस बेचे हैं। 10 केस का मतलब 10 डब्बे कर लें। 20 दिन ऐसे गुजरे जिसमें उसने 10 डब्बे बेचे हैं। 40 दिन ऐसे गुजरे जिसमें उसने 12 डब्बे बेचे हैं, केस बेचे हैं। और 25 दिन ऐसे गुजरे जिसमें उसने 13 केसेस बेचे हैं। तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी का जो कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी निकालने का, वो हमने अप्लाई किया और हमने टोटल से उसको डिवाइड कर दिया। तो हमने ये जो 15 है इनको हमने 0.15 कर दिया, 0.2, 0.4 एंड 0.25। इसका मतलब है अब मैं ये कह रहा हूँ कि 10 केस बेचने की चांसेस जो है वो 15% है, 11 केसेस बेचने के चांसेस 20% है, 12 केसेस बेचने के चांसेस 40% है, और 13 केस बेचने के चांसेस 25%। ये मेरे पास 4 इवेंट निकला है। अच्छा, अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर 2 किस्म के लॉस मौजूद है। पहला लॉस क्या मौजूद है, मैंने अगर सामान ज़्यादा ख़रीद लिया और उस दिन नहीं बिका तो मेरा सामान ख़राब हो जाएगा, तो ऑब्सोलेंसेस लॉस मौजूद है कि मेरी चीज़ ऑब्सोलीट हो जाएगी। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या मौजूद है, मैंने सामान नहीं ख़रीदा और कस्टमर आके वापस चला गया, दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी लॉस। ठीक है, कि मेरा कस्टमर जो है उसको सामान नहीं मिलेगा, और जाहिर सी बात है कि कस्टमर जो है वो अगले दिन तक का वेट भी नहीं करेगा, और एक दफ़ा कस्टमर जब चला जाए तो जाहिर है उसका भी अपना एक नुकसान एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब ये 2 किस्म के केसेस मेरे सामने आ गए। अच्छा, अब देखें सिचुएशन क्या है। अब आप इसको ज़रा समझ लें। अगर चूँकि मैं स्ट्रॉबेरी ख़रीदता हूँ $20 की और उसको बेचता हूँ $50 की, इसका मतलब है अगर मैंने स्ट्रॉबेरी का केस ख़रीद लिया और वो उस दिन नहीं बिका तो मेरे $20 का लॉस होगा। ठीक है। और अगर मैंने स्ट्रॉबेरी का केस नहीं ख़रीदा और कस्टमर आ गया तो मेरा कितना नुकसान होगा, तो मेरा $30 का नुकसान होगा। इसलिए कि मैं 20 - 50 $30 का नुकसान। इसका मतलब है कि अगर केस ज़ाया हो गया तो $20 का नुकसान है, और अगर कस्टमर आ गया और मेरे पास सामान ना हुआ तो $30 का नुकसान है। ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे एक कंडीशनल लॉस टेबल बना दिया है इस किताब के अंदर। उसने क्या कहा, उसने कहा कि फ़र्ज़ करें अगर आपके पास कस्टमर आया रिक्वेस्ट लेके कि मुझे केस दे दो 10, और आपके पास 10 केस ही हुए, तो आपका नुकसान क्या होगा, कोई नुकसान नहीं होगा।
अगर कस्टमर आपके पास आ गया रिक्वेस्ट लेके 10 की, यानी कि 10 केस बिके और आपके पास केस हुए 11, तो 11 में से 10 बिक जाएंगे, एक ज़ाया हो जाएगा, तो आपको कितने का नुकसान होगा? $20 का। अगर आपके पास 12 केस हुए और 10 की रिक्वेस्ट आई तो 2 ज़ाया हो जाएंगे, नुकसान कितना होगा? $40 का एंड $60। दूसरी साइड पे क्या होगा कि अगर आपके पास 10 केस हुए, स्टॉक ऑप्शन आपके पास 10 है और कस्टमर आ गए 11, तो एक जो खाली जाएगा उससे आपको नुकसान कितना होगा? 30 का एंड सो ऑन। और आप देखें जब ये भी 10 है, जब ये भी 11 है, ये भी 11 है, तो कोई नुकसान नहीं है। जब ये भी 12 है और ये भी 12 है तो कोई नुकसान नहीं है एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने एक कंडीशनल लॉस का टेबल बना लिया है एक्सपेक्टेड वैल्यूज में। ओके जी, अब देखिए क्या हुआ है कि मेरे पास कंडीशनल लॉस का टेबल भी मौजूद है और मेरे पास उस चीज़ के चांसेस भी मौजूद है कि मैं रोज़ाना कितना सामान बेच पाऊँगा। अब मुझे डिसाइड क्या करना है? मुझे डिसाइड ये करना है कि मुझे अपने पास 10 केसेस का स्टॉक रखना चाहिए, 11 केसेस का रखूँ, 12 केसेस का रखूँ या 13 केसेस का रखूँ। मेरे पास कितना स्टॉक होना चाहिए जिसमें से कुछ ऐसा केस हो कि मैं अपने कस्टमर को वापस भी कर दूं, लेकिन कुछ ऐसा केस हो जिसमें मैं थोड़ा बहुत नुकसान बियर भी कर लूँ। नाउ दिस इज़ अ केस ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू कि मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब देखें जी, मैं इसको यहाँ से शुरू करता हूँ अपने पहले केस से कि मैं एक्सपेक्टेड लॉस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करें कि अगर मैं 10 केस ही मेंटेन करता हूँ, मेरे पास 10 केसेस हैं, तो क्या होगा? 10 रिक्वेस्ट आई, 10 केस मौजूद है, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि मुझे कोई नुकसान नहीं होगा तो इसको मैंने उसकी परसेंटेज से अप्लाई किया, 10 सेल्स की परसेंटेज से, तो मेरा एक्सपेक्टेड लॉस 0 आ गया। अगर 11 कस्टमर आए, ठीक है, और मेरे पास 10 केस मौजूद थे, 11 कस्टमर आ गए तो मैं एक को दे नहीं पाया, तो मुझे कितने का नुकसान हो गया? 30 का। अब 11 कस्टमर आने के चांसेस कितने थे? 20%। तो 30 इंटू 20, $6 का मुझे नुकसान हो सकता है। अगर 12 कस्टमर आ गए और मेरे पास 10 केस मौजूद है तो 2 वापस जाएंगे खाली, मुझे $60 का नुकसान होगा। और 12 कस्टमर आने के चांसेस कितने हैं? 40। तो 60 इंटू 40, 24 एंड सो ऑन। और ये जब मैंने सारे एक्सपेक्टेड को ऐड किया तो मेरे पास $52.5 फिगर आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 10 केस मेंटेन करूंगा तो मेरा जो एक्सपेक्टेड लॉस है 10 केस मेंटेन करने की वजह से वो तकरीबन $52.5 का नुकसान हो सकता है, एक्सपेक्टेड लॉस। अब मैं काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि अगर मेरे पास 11 केस रखे हों, 11 मौजूद हो तो क्या होगा। अब देखिए, अगर मेरे पास फ़र्ज़ करें 11 केस मौजूद हो, फिर क्या होगा? अगर मेरे पास 11 केस मौजूद हो तो अगेन 10 कस्टमर आए, मेरे पास 11 केस मौजूद है, तो एक मेरे पास ज़ाया हो गया। ठीक है, ज़ाया होने का नुकसान कितना है? 20 को मैंने मल्टीप्लाई किया परसेंटेज से, 3 आ गया। अगर 11 कस्टमर आए, 11 ही केसेस थे तो कोई नुकसान नहीं हुआ, 12 हुए, 13 हुए, एक्सपेक्टेड लॉस मेरे पास $30 आ गया। इसका मतलब है कि अगर मैं 10 केस रखूंगा तो मेरा एक्सपेक्टेड लॉस $52 है। अगर 11 केस रखूंगा तो मेरा एक्सपेक्टेड लॉस $30 है। आगे चला मैं और मैं $12 केसेस पे आ गया। अगर 12 केस मैंने रखे हों तो क्या होगा? 10 रिक्वेस्ट आई, 12 केस रखे थे, 2 ज़ाया हो गए, तो 40 के हिसाब से 20 के हिसाब से 40 का लॉस हो गया एंड 11 के हिसाब से, 12 के हिसाब से सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। नाउ दिस इज द लॉस ऑफ $17.5। पहले केस में 52.5 था, देन 30 हुआ एंड देन 17.5 एंड 13 के केस में क्या हुआ? 13 के केस में मेरा जो एक्सपेक्टेड लॉस है दैट इज अगेन $25। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैंने सिचुएशन ये निकाली कि अगर मैं 10 केस रखूंगा तो मेरा लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस 52.5 है। अगर 11 रखूंगा तो 30 है, 12 रखूंगा तो 17.5 है और 13 रखूंगा तो $25 है। इसका मतलब है मेरे लिए बेहतर ये है कि मैं कम से कम अपने पास 12 केसेस मेंटेन करूं स्टॉक्स के अंदर, ताकि अगर कस्टमर नहीं भी आए तो मेरा जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो कितना हो सकता है? वो $17.5 हो सकता है। अब वो अदरवाइज अगर कस्टमर आ गया तो ये लॉस भी
होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ को स्टैटिस्टिक्स के अंदर और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। और ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है कहाँ से ड्राइव कर रही हैं, ये सारी चीज़ें ड्राइव कर रही हैं आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ। ओके गाइज, आई होप ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम अपनी आगे चलेंगे और हम अपनी मुख्तलिफ किस्म की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो जो डिस्क्रीट और नॉर्म कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को किस तरीके से हमें हैंडल करना है। थैंक यू।